विजय क्लासेस जयपुर पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। हमारी सीरीज जो राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 की चल रही है, उसमें अपन ने चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर पहला पढ़ लिया है। अब चैप्टर नंबर सेकंड में चलेंगे, जो आने वाले सभी एग्जामों में महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण आरएस, एसआई, वीडियो, पटवार, एलडीसी, सीईटी, बीएसटीसी, पीटीईटी जैसे एग्जामों में भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा टीचर भर्ती में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर और रीड जैसी भर्तियों में महत्वपूर्ण होने वाली आर्थिक समीक्षा 2025-26 का ध्यान से अध्ययन करें। आज अपन इस वीडियो में स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं उनका अध्ययन करेंगे। शुरुआत करते हैं चैप्टर की, बिना देरी किए हुए चलते हैं आर्थिक समीक्षा 2025-26 में, जहां पर स्वास्थ्य और कल्याण के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं उनका अध्ययन शुरुआत से करते हैं। तो क्या लिखा है, तो स्वस्थ स्वास्थ्य और कल्याण केवल बीमारियों का न होने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण भी समाहित है। मतलब स्वास्थ्य में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण सभी समाहित हैं। इसी संदर्भ में राजस्थान का विकास एजेंडा निवारक देखभाल, समावेशी स्वास्थ्य सेवाओं और नवाचार के उपयोग पर केंद्रित है, ताकि ग्रामीण एवं शहरी विभाजन को कम किया जा सके और राज्य सरकार की पहल पर एक सशक्त स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र प्रतिबिंबित करती है। एक ऐसा तंत्र जो समुदायों को सशक्त बनाता है, मानव पूंजी को विकसित करता है और राज्य की दीर्घकालिक आर्थिक एवं सामाजिक समृद्धि में योगदान देता है। क्या कहलाता है? स्वास्थ्य कहलाता है। और स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं उनका अध्ययन अपन करने वाले हैं। इसी के तहत राजस्थान जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब आई थी? 2017 में आई थी, क्योंकि स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन विकास के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसके लिए सरकार के द्वारा समय समय पर नीतियां लाई जाती हैं, समय समय पर योजनाएं सरकार के द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाई जाती हैं। इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुरूप चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग गरीब और कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए सभी नागरिकों तक आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए व्यापक सुधार और टिकाऊ नीतियां लागू कर रहा है। राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ करने के में निरंतर निवेश कर रहा है, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरकार के द्वारा बनाए जा रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी कहते हैं, उप स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन भी शामिल है, ताकि अंतिम छोर तक सेवा वितरण सुनिश्चित किया जा सके और ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में समान चिकित्सा सुविधा की समान पहुंच प्राप्त हो सके। इसलिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सरकार के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जा रहे हैं। इसी के तहत जो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना है, उसके तहत क्या होता है राजस्थान में, तो जो प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना कब आई थी? तो 1 मई 2021 को। कब आई थी? 1 मई 2021 को। इसका पहले नाम क्या था? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना था। 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है और राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना जैसी खास पहलों के जरिए बड़ी बीमारियों का वित्तीय बोझ कम करके राज्य ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने की दिशा में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य अपने स्वास्थ्य तंत्र को रूपांतरित करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के लिए प्रयासरत भी है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्या कर रही है सरकार? तो स्वास्थ्य क्षेत्र में तो स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत कर रही है, स्वास्थ्य पेशेवर और स्वास्थ्य व्यवसाय को बढ़ावा दे रही हैं, दोनों की उत्पादकता एवं दक्षता को बढ़ावा दे रही हैं। टेलीमेडिसिन जो परामर्श सेवा है डॉक्टरों के लिए, नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य अभिलेख उपलब्ध करवाई जाती है। आर्टिफिशियल जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित निदान है उनको उपलब्ध करवाई जा रही है। सरकार के द्वारा नवीन समाधान के एकीकृत कर राज्य सेवा वितरण में सुधार कर रही है। संचालन का सरलीकरण और शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण देखभाल तक पहुंच का विस्तार करना चाहता है। इसी परिकल्पना के अनुरूप राज्य सरकार ने डिजिटल हेल्थ मिशन प्रारंभ किया गया था। तो डिजिटल हेल्थ मिशन सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया, जो स्वास्थ्य अभिलेखों के लिए डिजिटलीकरण प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेपों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा वितरण को मजबूत करने पर केंद्रित है। तो डिजिटल हेल्थ मिशन है, उसका उद्देश्य क्या है? तो स्वास्थ्य अभिलेखों के डिजिटलीकरण प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेपों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा वितरण को मजबूत करने पर केंद्रित है। इन प्रयासों के पूरक में आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जो आभा आईडी, जिसमें राजस्थान का दूसरा स्थान है, जिसमें 6.52 करोड़ लोगों की राजस्थान में आभा आईडी बन चुकी है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनाया गया। उसमें किसके द्वारा शुरू किया गया? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। डिजिटल स्वास्थ्य पहचान पत्र व्यक्तियों के स्वास्थ्य अभिलेखों का एक केंद्रीकृत
डिजिटल संग्रह बनाने का लक्ष्य भी रखता है। यह स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच चिकित्सीय जानकारी तक सुगम पहुंच को साझा करने में सक्षम भी बनाता है, जिससे स्वास्थ्य सेवा वितरण दक्षता बढ़ती है, रोगियों के उपचारों में सुधार और राजस्थान सहित देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता का भी बढ़ावा मिला है। स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम जो राज्य सरकार के द्वारा लाया गया था, सभी के लिए स्वास्थ्य उपलब्ध करवाने के लिए, सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य उपलब्ध करवाने के लिए स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम 2023 में नवंबर 2023 में राज्य सरकार के द्वारा लाया गया। सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाने की प्रतिबद्धता को रेखांकित भी करता है। स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम 2023 दिसंबर 2025 तक राजस्थान में 6.52 करोड़ आभा आईडी जारी की जा चुकी है, जिसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, जिनसे चिकित्सीय इतिहास तक बेहतर पहुंच और उपचार की निरंतरता सुनिश्चित भी हुई है। इन आईडी में से 2.38 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य अभिलेख भी जोड़े जा चुके हैं। राज्य के विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों के पंजीकरण में अपनी सक्रिय भूमिका के लिए पहचाना गया है, जिससे स्वास्थ्य और कल्याणकारी लाभों तक प्रभावी पहुंच सुनिश्चित भी हुई है। आगे चलते हैं। विजन स्टेटमेंट विकसित राजस्थान एयर 2047 में चलते हैं। तो क्या रखा स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य सरकार के द्वारा किस प्रकार विकसित राजस्थान 2047 बनेगा? तो 2047 तक राजस्थान के सभी नागरिकों के लिए शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से समग्र कल्याण की परिकल्पना भी करता है, जिसे एक सार्वभौमिक, सुलभ एवं एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली द्वारा समर्थित किया जाएगा। एक पारदर्शी, समावेशी एवं नवाचारी आधारित खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति प्रणाली आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करेगी, जिससे सामाजिक कल्याण तथा आर्थिक स्थिरता में सुदृढ़ता होगी। कौन कौन से इस क्षेत्र में प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से जिसमें सरकार के द्वारा प्रयास स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जाएंगे? तो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज बनाए जाएंगे, यूएचसी चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान को बेहतर बनाया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग भी सरकार के द्वारा किया जाएगा। आयुष्मान स्वस्थ राजस्थान चिकित्सा पर्यटन केंद्र, खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। मोटे अनाजों को प्रोत्साहन, उपभोक्ता अधिकार और संरक्षण, विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 को भी बेहतर और सख्ती से लागू किया जाएगा। सार्वभौमिक स्वास्थ्य पहुंच के लिए राजस्थान और भारत के स्वास्थ्य संकेतकों की प्रवृत्ति क्या रही है? तो राजस्थान जो भारत और स्वास्थ्य संकेतक है, मुख्य स्वास्थ्य संकेतक है, उनका क्या योगदान है? तो उनके आंकड़े देखते हैं। तो नवजात मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर रहती हैं। प्रति 1000 जीवित जन्म पर मरने वाले जो बच्चे होते हैं, उन्होंने नवजात मृत्यु दर कहलाती है। तो राजस्थान की NFHS राष्ट्रीय जो स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत जो क्या राजस्थान का स्वच्छता सर्वेक्षण NFSAH के तहत 2015-16 में कितना था? 29.8 जो 20.2 हो गया, और भारत में 29.5 से 24.9 हो गया। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर मरने वाले शिशु की संख्या राजस्थान में कितनी है? 30.3 और भारत में कितनी है? 35.3। इन सभी स्वास्थ्य संकेतकों में राजस्थान का स्तर बेहतर है। 5 वर्ष से कम उम्र की मृत्यु दर कितनी रही है प्रति 1000 जीवित जन्म पर? तो 37.6 और भारत में यही कितनी रही है? 41.9। पहले कितनी थी? 49.7। पहले राजस्थान में कितनी थी? 50.7। संस्थागत जन्म की बात करें प्रतिशत में, तो राजस्थान में पहले 84 थी, अब बढ़ के कितना हो गया? 94.9 संस्था में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। और भारत में कितनी है? 78.9 और पहले 2015-16 में, 2019 से 21 में कितनी होगी? 88.6। पूर्ण टीकाकरण प्रतिशत राजस्थान में कितना हो गया? 80.4 का 2019-21 में। 2019 से 21 में भारत में 76.6। एनीमिया की व्यापकता देखें तो राजस्थान में 46.3 महिलाओं में एनीमिया की व्यापकता है, और भारत में 52.2। कुल प्रजनन दर राजस्थान का कितना है? पहले 2015-16 में 2.4 था, जो घटकर कितना रह गया है? 2019 से 21 में 2.0, और भारत में भी ये समान है 2.0। आगे चलते हैं। ये आंकड़े किसके द्वारा जारी किए? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के द्वारा ये जारी किए जाते हैं। कब के हैं राष्ट्रीय आंकड़े? कब जारी किए गए? 2019 से 21 में। राजस्थान में नवजात मृत्यु दर को पढ़ते हैं तो राजस्थान उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो 2015-16 में प्रति 1000 जीवित जन्म पर 29.8 से घटकर 2019 से 21 में 20.2 हो गई है। यह कमी नवजात स्वास्थ्य देखभाल में सकारात्मक प्रगति को भी दर्शाती है, जो संभवतः बेहतर प्रसव पूर्व देखभाल, स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच, नवजात स्वास्थ्य के लिए लक्षित प्रयासों के कारण भी हुई है। राजस्थान की नवजात मृत्यु दर अब 2019 से 21 में राष्ट्रीय औसत 24.9 से कम है। कितनी है राजस्थान की? 20.2। कितनी है? 20.2 है।
जो ये दर्शाता है कि राज्य में नवजात शिशुओं के जीवित रहने की दर में महत्वपूर्ण प्रगति भी हुई है। शिशु मृत्यु दर कितना रहा? तो राजस्थान में शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो 11 अंकों की महत्वपूर्ण गिरावट के साथ 2015-16 में कितना था? 41.3, जो 2019 से 21 में कितना रह गया? 30.3। यह सुधार शिशु स्वास्थ्य देखभाल में सकारात्मक प्रगति को दर्शाता है। राजस्थान की शिशु मृत्यु दर अब 2019-21 के मध्य राष्ट्रीय औसत 35.2 से भी कम है। 35.2 किसकी है? राष्ट्रीय की। और राजस्थान की कितनी है? 30.3 शिशु मृत्यु दर। याद रखना। राजस्थान में 5 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर कितनी रही, ये देख लेना। तो राजस्थान में 2015-16 में प्रति 1000 जीवित जन्म कितने थे? 50.7, जो 2019 से 21 में घटकर कितने रह गए? 37.6। और भारत की कितनी थी? 2019 से 21 के दौरान राजस्थान की जो 5MR राष्ट्रीय औसत कितना था? 41.9, जबकि राजस्थान का कितना है? 37.4। यहाँ पर भी राजस्थान बेहतर है राष्ट्रीय आंकड़ों से। संस्थागत जन्म की बात करते हैं तो राजस्थान में संस्थागत जन्म 2015-16 में 84% से बढ़कर 2019 से 21 में 94.9% हो गया है, लगभग 95%। और राष्ट्रीय औसत कितना है? अभी भी 88.6% से अधिक ही है। तो यह सुधार प्रसव के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं तक बेहतर पहुंच उपलब्ध करवाता है, सुरक्षित प्रसव में योगदान और राज्य में मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य परिणामों में सुधार को भी दर्शाता है। यह आंकड़े एक तुलना कर लेते हैं राजस्थान और भारत में स्वास्थ्य संकेतकों की प्रवृत्ति। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5/2019-21 के अनुसार तो राजस्थान में नवजात मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन पर कितनी है? 20.2, जबकि भारत में 24.9। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन पर 30.3 राजस्थान की, भारत में 35.2। 5 वर्ष से कम आयु की दर प्रति 1000 जीवित जन पर 37.6 राजस्थान की, और भारत की कितनी है? 41.9। संस्थागत जन्म प्रतिशत में राजस्थान में कितने? 94.9% संस्थागत बच्चे जन्म लेते हैं, और भारत में 88.6। पूर्ण टीकाकरण 80.4 राजस्थान में प्रतिशत में, और भारत में पूर्ण टीकाकरण कितना हो गया? 76.4% लोगों का हो गया है। गर्भवती महिलाएं जो 15 से 49 वर्ष में खून की कमी रहती है, उनसे 2015-16 और 2019 से 21 में कितने की 0.3 अंकों से घटा है, इसमें राजस्थान में। तो राष्ट्रीय औसत से 5.9 भी कम है, जो राज्य में गर्भवती महिलाओं के बीच एनीमिया को संबोधित करने में तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम को भी दर्शाता है, जिससे बेहतर मातृ और बाल स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त करने में मदद भी मिली है। राजस्थान में कुल प्रजनन दर कितने? TFR, जो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करता है, 2019 से 21 में घटकर कितनी होगी? 2.04। 2015-16 में कितनी थी है? 2.4, जो 0.4 की अंकों की कमी को दर्शाता है। यह दर अब 2019 से 21 में के राष्ट्रीय औसत 2.0 के अनुरूप है, मतलब राष्ट्र में भी कितनी है? 2, जो राज्य में सफल परिवार नियोजन और प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रमों को सफलता को दर्शाता है। तो परिवार नियोजन और प्रजनन स्वास्थ्य जो कार्यक्रम है, उनकी सफलता को ये कुल प्रजनन दर दर्शाता है। TFR को 2.4 से घटकर 2.0 होना राजस्थान में जनसंख्या स्थिरीकरण प्राप्त करने की दिशा में प्रगति का प्रतीक है। तो राजस्थान की जनसंख्या स्थिरीकरण 2.0 होने पर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन दर लगभग 2.1 है। मतलब 2.1 यदि TFR होते हैं तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि राजस्थान में कुल प्रजनन जो जनसंख्या बढ़ने वाली है वो उतनी की उतनी रहने वाली जो वर्तमान में है, और 2.0 से जनसंख्या घटने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे जनसंख्या ना तो बढ़ती है और न ही घटती है। यह तथ्य कि राजस्थान की कुल प्रजनन दर इस स्तर पर पहुंच गई है, यह संकेत देता है कि राज्य अपनी जनसंख्या वृद्धि को स्थिर करने की दिशा में है, जो सतत विकास के लिए आवश्यक है। ये इतने आंकड़े इम्पोर्टेंट नहीं है, ये देख लें। राजस्थान में मातृ मृत्यु दर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। 2018 से 20 में प्रति लाख जीवित जन्म पर 113 से घटकर 2021 से 23 में 86 हो गई है। मातृ मृत्यु दर क्या होता है? तो एक लाख बच्चे को जो माताएं जन्म देती हैं, तो उनमें से लगभग 113 माताएं प्रसव के समय अपना दम तोड़ देती थी। वर्तमान में 2021 से 23 में एक आंकड़ा घटकर कितना रह गया? 86 राजस्थान में। और यह कमी मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में प्रगति को दर्शाता है, जो बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, उन्नत मातृ देखभाल और मातृ मृत्यु को कम करने के उपायों का परिणाम है। राजस्थान में मातृ मृत्यु दर कितनी है? वर्तमान में 86 2021 से 23 के आंकड़े में, जो समान अवधि में राष्ट्रीय औसत 88 से भी कम है। भारत में जो राष्ट्रीय औसत है 88 है, उससे राजस्थान में जो मातृ मृत्यु दर है वो कम है, 86 है। यह दर्शाता है कि माताओं के स्वास्थ्य पर और अधिक ध्यान देने से अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। मातृ मृत्यु दर, इसकी तुलना देख लेते हैं। तो मातृ मृत्यु दर प्रति लाख जीवित जन्म पर मरने वाली माताओं की संख्या
तो राजस्थान में कितनी है? 2018 से 20 में कितनी थी? 113। 2021 से 23 के आंकड़ों में 86। भारत में यही आंकड़े कितने हैं? 2018 से 20 में 97 थी, जो घटकर 88 हो गई हैं। ये जारी कौन करते हैं? नमूना पंजीकरण प्रणाली 2018, 20 और 2021, 23 सितंबर 2025 तक ये आंकड़े हैं। राज्य स्वास्थ्य अवसंरचना के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से भौतिक अवसंरचनाओं का निर्माण किया गया है? भौतिक जो स्वास्थ्य हैं सेवाएं हैं उनको उपलब्ध करवाया गया है, उनका अध्ययन करते हैं। राजस्थान एक सुसज्जित विविधतापूर्ण स्वास्थ्य सेवा का बुनियादी ढांचा है, जहां अनेक एलोपैथिक दवाइयां, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक संस्थान भी व्यापक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। कौन कौन से एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक संस्थान व्यापक चिकित्सा सेवाएं भी प्रदान कर रहे हैं। राज्य सरकार शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाने के लिए अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों, औषधालयों का भी संचालन कर रहा है। सरकार ने गरीब और पिछड़े समुदायों तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने के लिए SC, SP या TSP क्षेत्र में भी शिविरों के माध्यम से विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जो स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ बनाते हैं। तो एलोपैथिक जो सरकारी जो एलोपैथिक चिकित्सा संस्थान है वो कितने हैं? दिसंबर 2025 तक उनकी जानकारी देख देते हैं। एलोपैथिक चिकित्सा संस्थान को याद रखना है, 267 तो एलोपैथिक चिकित्सा अस्पताल हैं, 15,292 उपकेंद्र हैं, 118 मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र हैं, 2589 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसमें से 2534 तो ग्रामीण क्षेत्रों में और 55 शहरी क्षेत्रों में, 832 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, 76,210 कुल बेड हैं और 638 क्या है? शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, 638 और 183 औषधालय हैं। क्या एलोपैथिक चिकित्सा संस्थान है? ये सभी सरकारी एलोपैथिक चिकित्सा संस्थान की संख्या है, इनको याद रखना है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर क्या होते हैं? तो भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल ही एकमात्र महत्वपूर्ण और प्रभावी मार्ग था। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की स्थापना के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाओं को मजबूत करने की सिफारिश की। आयुष्मान जो आरोग्य मंदिर था, उनका पहले जो नाम था राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र थे, जिसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर, नवंबर 2023 में। यह समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने की प्लेटफॉर्म के रूप में देखा गया। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य बजट का 2/3 हिस्सा समर्पित करने की प्रतिबद्धता की बात है। समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में देखभाल के निवारक, प्रोत्साहन, उपचारात्मक, उपशामक और पुनर्वास संबंधी पहलू शामिल भी हैं। नवंबर 2023 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया है। तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर किसका कर दिया है? स्वास्थ्य और जो कल्याण केंद्र खोले गए थे सरकार के द्वारा 2017 में, उनका नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया है। और आयुष्मान आरोग्य मंदिर में प्राथमिक जो स्वास्थ्य देखभाल है उनमें 12 सेवाओं की सूची उपलब्ध है। 12 सेवाएं उपलब्ध हैं, जिसमें गर्भावस्था एवं बच्चों के जन्म के समय देखभाल उपलब्ध करवाई जाती है। नवजात एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध हैं। बाल्यकाल एवं किशोरावस्था स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं, परिवार नियोजन एवं गर्भ निरोधक सेवाएं, अन्य प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं, संचारी रोगों का प्रबंधन करना, जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत एक्यूट सिंपल इलनेस एवं मामूली बीमारियों के लिए सामान्य OPD सेवाएं उपलब्ध करवाना, गैर संचारी बीमारियों की जांच, रोकथाम, नियंत्रण एवं प्रबंधन करना, सामान्य नेत्र एवं नाक कान गला रोग सेवाएं, बुनियादी मुख्य स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रौढ़ एवं उपशामक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं, जलने एवं आघात सहित आपातकालीन चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाना, मानसिक स्वास्थ्य बीमारियों की जांच एवं बुनियादी प्रबंधन उपलब्धि यह कराती हैं। कौन? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। इनकी संख्या कितनी है टोटल? आयुष्मान 11,571। आयुष्मान आरोग्य मंदिर के विरुद्ध सेवाओं के विस्तारित पैकेज की शुरुआत टोटल कितनी है? 11,571। वर्तमान में पोर्टल पर कार्य आयुष्मान आरोग्य मंदिर कितनी है? 19,877। कितनी है? 19,877। आयुर्वेदिक अस्पताल की बात करते हैं तो राज्य में 127 तो आयुर्वेदिक अस्पताल हैं, 86 ब्लॉक आयुष अस्पताल हैं, 3 योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल हैं और 3575 आयुर्वेदिक औषधालय हैं। 3 योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा औषधालय जो ऊपर 1 सर्जिकल एम्बुलेंट्री थेरेपी यूनिट हैं, 13 एम्बुलेंट्री थेरेपी इकाइयाँ कार्यरत हैं। राज्य में आयुर्वेद संस्थानों में 45 तो आंचल प्रसूता केंद्र हैं और 45 जरावस्था ज्ञान व्याधि निवारण केंद्र भी शामिल हैं और 82 पंचकर्म केंद्र, 10 क्षार सूत्र केंद्र और 33 योगा और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र भी राज्य में शामिल हैं। देखते हैं राज्य में आयुर्वेद एवं अन्य संस्थाएं कौन कौन सी? आयुर्वेद अस्पताल कितने? 127, ब्लॉक आयुष अस्पताल 86, आयुर्वेद औषधालय 3575, मोबाइल इकाइयाँ कितनी? 14, योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र कितने? 33, योग और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल कितने? 3, योग और प्राकृतिक चिकित्सा औषधालय कितने? 3 आयुर्वेद के क्षेत्र में। होम्योपैथी विभाग में भी स्वास्थ्य
विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य में होम्योपैथी विभाग भी कार्यरत है और वर्तमान में राज्य में 7 होम्योपैथिक अस्पताल हैं, 189 औषधालय हैं इसके और 60 एकल चिकित्सा इकाइयाँ, 83 राज्य के ब्लॉक आयुष अस्पताल, 225 ब्लॉक होम्योपैथिक औषधालय, 2 मोबाइल इकाइयाँ और 3 जिला आयुष अस्पताल भी कार्यरत है। यूनानी चिकित्सा प्रणाली, और यूनानी चिकित्सा प्रणाली में क्या है, तो सबसे पुरानी प्राचीन प्रणाली में से एक है जो राज्य में 12 चिकित्सालय इसके हैं, 119 औषधालय इसके निर्मित हैं, 7 मोबाइल यूनिट कार्य करती हैं, 142 जिला चिकित्सालय CHC PHC इकाइयों के साथ साथ 102 सह आयुर्वेदिक संचालित इकाइयाँ भी हैं। सभी के लिए स्वास्थ्य के पहल के तहत राजस्थान सरकार के द्वारा स्वास्थ्य देखभाल अधिकार अधिनियम 2023 लाया गया। इसके तहत इसकी थीम ही थी सभी के लिए स्वास्थ्य। राजस्थान ने सभी के लिए स्वास्थ्य की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति भी की है। इसके लिए राजस्थान स्वास्थ्य देखभाल अधिकार अधिनियम 2023 लागू किया गया, जो कानूनी रूप से स्वास्थ्य के अधिकार को मान्यता देता है और इसका उद्देश्य क्या है, सभी निवासियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की समान पहुंच प्रदान करना है। सभी निवासियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की समान पहुंच प्रदान करना है। सभी लोगों को बिना वित्तीय कठिनाइयों का सामना किए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना संचालित की जा रही है। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना इसके तहत संचालित की जा रही है, जो परिवार को उच्च आउट ऑफ पॉकेट खर्च से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए पात्र लाभार्थियों को सरकारी और निजी अस्पतालों में बेहतर चिकित्सा सेवाओं के लिए कैशलेस उपचार भी प्रदान करती है। कौन सी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कब आई थी? 1 मई 2021 को। कब आई थी? 1 मई 2021 को। जो निजी और सरकारी चिकित्साओं में बेहतर चिकित्सा सेवाओं को कैशलेस उपचार प्रदान करते हैं। 25 लाख रुपए तक का इसमें उपचार उपलब्ध करवाया जाता है सरकार के द्वारा। इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो NFSA एक्ट आया 2013 में के अंतर्गत पंजीकृत परिवार जो हैं सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना से में पात्र, इसमें कौन कौन लाभार्थी शामिल है? परिवार, पंजीकृत परिवार, इसमें जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों, सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना में जो पात्र लाभार्थी हैं, छोटे और सीमांत किसान शामिल हैं, संविदा श्रमिक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के परिवार, वरिष्ठ नागरिकों और कोविड-19 से प्रभावित व्यक्तियों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जा रहा है। शेष आबादी में 850 रुपये प्रति वार्षिक प्रीमियम का भुगतान कर इस योजना में शामिल हो सकते हैं। तो 850 रुपये, और इसके अलावा जो अन्य जो आबादी है राजस्थान की, वो 850 रुपये प्रति परिवार वार्षिक प्रीमियम का भुगतान कर इस योजना में शामिल हो सकती हैं। और शेष प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है और इस योजना में लगभग 1.36 करोड़ परिवार पंजीकृत हैं। इस योजना में के नए चरण में प्रति परिवार 2370 रुपये का प्रीमियम निर्धारित किया गया है जो योजना में, और इसमें पैकेज कितने 2179 टोटल पैकेज है, जिसमें से 2002 पैकेज तो बीमा मोड पर है, किसमें बीमा मोड पर, और ट्रस्ट मोड में कितने 177 पैकेज, 177 पैकेज किसमें ट्रस्ट मोड में, पैकेज मोड में कितने, बीमा मोड में कितने 2002। ये योजना प्रति परिवार 25 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार प्रदान करती है, जिसमें से 5 लाख रुपए बीमा मोड पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। रोगी को 5 लाख तो बीमा मोड पे और 20 लाख ट्रस्ट मोड में होते हैं। साथ ही अंग प्रत्यारोपण, कोक्लियर इम्प्लांट्स के लिए विशेष पैकेज भी इसमें शामिल हैं और अन्य राज्यों में प्रतिपूर्ति विकल्प भी उपलब्ध है। मतलब अन्य राज्य में अगर यदि निवास करता है राजस्थान का निवासी, वहाँ पर भी इस योजना का लाभ उसको मिल सकेगा। इस योजना में विभिन्न सर्जरियों, मानसिक स्वास्थ्य, आयुष एवं जेरियाट्रिक जो वृद्धजन होते हैं उनके देखभाल से संबंधित 132 नए पैकेज भी इसमें शामिल किए गए हैं। इसके आंकड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले सभी एग्जाम के लिए। अप्रैल 2025 से राज्य में इन बाउंड पोर्टेबिलिटी के माध्यम से अन्य प्रदेशों के लाभार्थियों को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में तथा दिसंबर 2025 से आउट बाउंड पोर्टेबिलिटी के माध्यम से प्रदेश के लाभार्थियों को अन्य राज्यों में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत कैशलेस उपचार प्रदान किया जा रहा है। तो अप्रैल 2025 से राज्य में इन बाउंड पोर्टेबिलिटी के माध्यम से और अन्य प्रदेशों के लाभार्थियों को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में तथा दिसंबर 2025 से आउट बाउंड पोर्टेबिलिटी के माध्यम से प्रदेश के लाभार्थियों को अन्य राज्य में भी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत कैशलेस उपचार प्रदान किया जाएगा। इस योजना अंतर्गत 2.86 करोड़ लाभार्थियों के लक्ष्य के विरुद्ध 2.29 करोड़ पात्र व्यक्तियों की KYC का कार्य पूर्ण किया गया। इस योजना अंतर्गत वर्ष 2025-26 में कुल कितने 2800 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था। इसमें 2080 करोड़ रुपए खर्च किए गए। आगे थे मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान दवा योजना। तो सभी नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए राज्य में संचालित है। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना कब आई थी? मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना तो 7 अप्रैल 2011 को आई थी। निरोगी राजस्थान योजना 2022 में आई थी लगभग।
जिसके तहत इस योजना के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र और आयुष्मान आरोग्य मंदिर में भर्ती एवं बाह्य रोगियों को आवश्यक दवाइयां एवं जांच सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। योजना अंतर्गत आवश्यक दवाओं की सूचियों में 1238 दवाइयां, 428 सर्जिकल वस्तुएं शामिल हैं। 156 सूचर्स को भी मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में परीक्षण के बाद सम्मिलित किया गया है। तो इसमें कितनी दवाएं शामिल हैं? 1238 तो दवाइयां, 428 सर्जिकल वस्तुएं शामिल है, 156 सूचर्स को शामिल किया गया है। तो वर्ष 2025-26 तक दिसंबर में इस पहल को अंतर्गत 15.73 करोड़ मरीजों को भी लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री बाल संबल योजना। मुख्यमंत्री बाल संबल योजना क्या है? तो 50 लाख रुपए तक का इसमें जो दुर्लभ रोगों से पीड़ित जो बच्चे होते हैं उनको उपचार उपलब्ध करवाया जाता है। दुर्लभ रोगों से पीड़ित बच्चों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल सहायता योजना प्रारंभ की गई और इस योजना के अंतर्गत 224 बच्चों को दुर्लभ रोगों से पीड़ित के रूप में भी प्रमाणित किया गया है, जिस पर कुल सरकार ने कितने 65 लाख रुपए व्यय किए हैं। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना, जो सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके लिए सरकार के द्वारा जुलाई 2021 में ये योजना लाई गई थी। जुलाई 2021 में ये योजना लाई गई थी। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGHS के नाम से भी जाने जाते हैं। राजस्थान सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित ये योजना की जा रही है। वर्तमान में ये लगभग 13.65 लाख परिवारों को, कितने को 13.65 लाख परिवारों को कवर कर रही है। RGHS लाभार्थी श्रेणी में राज्य के माननीय मंत्रीगण भी शामिल है, विधायकगण सारे शामिल है, पूर्व विधायकगण, अखिल भारतीय सेवा के सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारी, राजस्थान सरकार में सेवारत कर्मचारी के साथ पेंशनभोगी, राज्य स्वायत्त निकाय सेवारत कर्मचारी और पेंशनभोगी तथा उन पर आश्रित ये सभी शामिल हैं। तो पेंशनभोगी भी इसमें शामिल हैं। राज्य स्वायत्त निकाय के जो कार्यरत कर्मचारी हैं, सेवारत कर्मचारी हैं, उनको भी इनमें शामिल किया गया है RGHS के तहत। RGHS के अंतर्गत पंजीकरण जन आधार के माध्यम से किया जाएगा। जो जन आधार है भामाशाह है, पहले इसका नाम भामाशाह था, अब इसका जन आधार कार्ड कर दिया है और उसका पंजीकरण जन आधार के माध्यम से किया जाता है। पात्र पंजीकृत लाभार्थी राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में और निजी 741 से अधिक निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में सहकारी औषधि भंडारों एवं 3648 सूचीबद्ध निजी फार्मा स्टोर तथा राज्य के बाहर से 39 से अधिक निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस OPD या डे केयर सुविधा का लाभ कर्मचारी उठा सकते हैं। इसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्धा के तहत भी उपचार सम्मिलित हैं। RGHS लाभार्थियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक पूर्णतः ऑनलाइन प्रणाली है, जिसमें मोबाइल ऐप के माध्यम से सहज और त्वरित सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती हैं। आयुष्मान वय वंदन योजना। आयुष्मान वय वंदन योजना राजस्थान में समावेशी स्वास्थ्य सेवाओं को वर्तमान में लागू की गई महत्वपूर्ण योजनाओं द्वारा आकार दिया जा रहा है। ये किसके लिए? बुजुर्गों के लिए। तो बुजुर्गों को बिना किसी वित्तीय बोझ के आवश्यक चिकित्सा उपलब्ध करवाने के लिए सुलभ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कब शुरू की गई? 29 अक्टूबर 2024 को। कब? 29 अक्टूबर 2024 को। आयुष्मान वय वंदन योजना 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को कैशलेस उपचार प्रदान करती है। जो आयुष्मान योजना है भारत सरकार की, उसी के तहत 5 लाख रुपए का कैशलेस जो बीमा प्राप्त होता है, उसी के तहत आयुष्मान वय वंदन योजना में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को इसमें शामिल किया गया है। आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और मॉडल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र योजना क्या है? तो आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण समुदायों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू की गई। तो जो ग्रामीण समुदाय है उनको गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए। मॉडल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र योजना लाई गई। इस योजना के तहत ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के रूप में नामित भी किया गया है और इसमें इंडोर और आउटडोर दोनों रोगी विभागों में प्रतिमाह 9 लाख रोगियों का इलाज भी सरकार के द्वारा करवाया जाता है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान कब आया था? 15 फरवरी 2024 को आया था। क्यों? उद्देश्य क्या था? राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए 15 फरवरी 2024 को यह प्रारंभ किया गया था, शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान। इस अभियान के तहत दिसंबर 2025 तक 14,998 लगभग 15,000 निरीक्षणों के माध्यम से कुल 38,647 नमूने एकत्रित भी सरकार के द्वारा कर लिए गए हैं। और कौन से कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में? तो मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच को बढ़ावा देना, मरीजों के लिए समर्थन प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के तहत 2.10 लाख नए मरीजों और 3.41 लाख फॉलोअप मरीजों को बाह्य रोग विभाग के माध्यम से चिकित्सा सेवाएं भी उपलब्ध सरकार के द्वारा करवाई जा रही हैं। राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम क्या है? राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम पीने के पानी में फ्लोराइड की अधिक मात्रा से प्रभावित क्षेत्रों में, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां फ्लोराइड का स्तर अधिक है
और जहां फ्लोरोसिस की समस्या से निपटने के लिए ये कार्यक्रम राज्य के 30 जिलों में लागू किया गया। कितने जिलों में राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया? तो 30 जिलों में। और राजस्थान की जो जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट है उसमें राजस्थान के कितने जिले शामिल हैं, कितने गांव शामिल हैं? 1020 गांव। कितने गांव हैं? 1020 गांव हैं फ्लोराइड से प्रभावित रूप से चिन्हित किए गए हैं। वर्ष 2025-26 में 19,805 संदिग्ध फ्लोरोसिस रोगियों का चिन्हित भी सरकार के द्वारा करवाया गया है। सिलिकोसिस नीति क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले सभी एग्जाम में सिलिकोसिस नीति क्या है। तो इसका उद्देश्य क्या था लाने के लिए? तो सिलिकोसिस क्या होती है पहले तो ये जानो। सिलिकोसिस खदानों, कारखानों, पत्थर कटाई, ग्राइंडिंग, पाउडर निर्माण, मिट्टी, गिट्टी, बलुआ पत्थर की मूर्तिकला आदि कार्यों में उत्पन्न धूल। जैसे खदानों में कार्य करते हैं कोई भी श्रमिक, तो उससे जो उत्पन्न जो धूल होते हैं लंबे समय तक संपर्क में रहने से होने वाला एक असाध्य रोग क्या होता है? सिलिकोसिस रोग होता है। इस नीति के अंतर्गत सिलिकोसिस जो पीड़ित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ साथ रोगी की पहचान, पुनर्वास और रोकथाम एवं नियंत्रण तथा संबंधित कार्यस्थलों एवं श्रमिकों की सुरक्षा हेतु आवश्यक भी उपाय इस सरकार के द्वारा किए गए हैं। सिलिकोसिस रोग के प्रमाणन पर पीड़ित को पुनर्वास हेतु कितने 3 लाख रुपए की सहायता राशि। तो जो सिलिकोसिस रोग से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित हो जाता है तो उसके प्रमाणन पर पीड़ित को पुनर्वास हेतु कितने लाख रुपए की सहायता राशि मिलती है? 3 लाख रुपए की। तथा 1500 रुपये प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी उसे दी जाती है। यदि पीड़ित की मृत्यु हो जाती है सिलिकोसिस रोग से हो जाती है तो उसके आश्रित परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता राशि भी सरकार के द्वारा दी जाती है। और यदि आश्रित परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है तो दिवंगत जो विधवा हो जाती है उसकी पत्नी उसको आयु वर्ग के अनुसार 1250 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये तक प्रतिमाह विधवा पेंशन भी सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। पालनहार योजना के अंतर्गत परिवार के आयु वर्ग के अनुसार प्राथमिकता भी सरकार के द्वारा इसमें दी जाती है। पीड़ित एवं उसका परिवार आस्था कार्ड क्या होता है? जहाँ पर जिस परिवार में 2 या 2 से अधिक दिव्यांग व्यक्ति हो वहाँ पर आस्था कार्ड लागू होता है। तो पीड़ित एवं उसका परिवार आस्था कार्ड धारक परिवार की भांति सभी बीपीएल सुविधाओं जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो 2013 में आया था के अंतर्गत लाभ प्राप्त भी उसको पहले मिलता है। इसके अतिरिक्त अंतिम संस्कार हेतु पीड़ित के परिवारों को 10,000 रुपये की सहायता राशि भी प्रदान की जाती है। यदि जो अंतिम संस्कार हेतु पीड़ित के परिवार को कितने रुपये? 10,000 रुपये की राशि भी इसके तहत राशि प्रदान की जाती है। सिलिकोसिस नीति के अंतर्गत DSAP के माध्यम से केंद्रीय ऑनलाइन भुगतान प्रक्रिया द्वारा 614 करोड़ रुपए की राशि व्यय कर दी गई है और कितने 20,478 सिलिकोसिस पीड़ित परिवारों को वित्तीय सहायता भी सरकार द्वारा प्रदान की गई है। राष्ट्रीय मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, शहरी एवं ग्रामीण आबादी के बीच दंत सेवाओं को पहुंच में असमानताओं को कम करना। इस पहल ने बेहतर मुख्य स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण प्रगति भी की है। राष्ट्रीय बहरा नियंत्रण कार्यक्रम, तो राष्ट्रीय बहरा नियंत्रण कार्यक्रम सरकार के द्वारा क्यों चलाया गया? तो सुनने की क्षमता को बढ़ावा देना और शहरी और ग्रामीण आबादी में बहरापन की सेवाओं की पहुंच में असमानताओं को कम करने के लिए सरकार के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया गया। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 60 दिवसीय तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 का आयोजन किया गया। 60 दिवसीय तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 का आयोजन भी सरकार के द्वारा किया गया, जिसके अंतर्गत राज्य भर में जागरूकता गतिविधियां संचालित की गई। इनमें तंबाकू मुक्त विद्यालय, सिगरेट एवं तंबाकू उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत प्रवर्तन कार्रवाई, तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायतें, सोशल मीडिया अभियान तथा क्षमता संवर्धन कार्यक्रम आदि शामिल रहे। राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस जो नियंत्रण कार्यक्रम है उसके तहत क्यों शुरू किया गया, कब शुरू किया गया? तो वर्ष 2019 में प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस जो रोग होता है उसके नियंत्रण के लिए सरकार के द्वारा 2019 में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो वर्ष 2030 तक, कब तक? वर्ष 2030 तक हेपेटाइटिस सी का उन्मूलन करना था। हेपेटाइटिस बी एवं सी के साथ साथ हेपेटाइटिस ए एवं ई से होने वाली जो मृत्यु दरें हैं तथा रोगों को कम करना है। तो इसका उद्देश्य क्या है? 2030 तक हेपेटाइटिस सी को घटाना है और हेपेटाइटिस जो बी एवं सी हैं उसके साथ साथ हेपेटाइटिस ए और ई से होने वाली जो मृत्यु दर हैं उनके रोगों को कम करना है। कार्यक्रम के अंतर्गत हेपेटाइटिस जांच हेतु जयपुर में, जोधपुर में और उदयपुर, अजमेर में स्थित मेडिकल कॉलेजों में 4 राज्य स्तरीय मेडिकल मॉडल उपचार प्रयोगशालाएं संचालित भी की जा रही हैं। कहाँ पर? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और अजमेर में मेडिकल कॉलेजों में 4 राज्य स्तरीय मॉडल उपचार प्रयोगशालाएं संचालित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान जांच योजना, तो ये कब आई थी जांच योजना? तो जांच योजना मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना आई थी 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर कब आई थी?
2 अक्टूबर 2013 को 2 अक्टूबर 2013 को, जिसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना 2022 में कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा राज्य के चिकित्सालयों में समग्र उपचार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से चरणबद्ध रूप से मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान जांच योजना भी लागू की गई। इस योजना के अंतर्गत दिसंबर 2025 तक कितने रुपए खर्च किए गए? 101.17 करोड़ निःशुल्क डायग्नोस्टिक जांचें भी सरकार के द्वारा करवा दी गई हैं। एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम क्या है? एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम, इसका उद्देश्य क्या है? तो संक्रामक और गैर संक्रामक रोगों की नियमित निगरानी के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटों को नियंत्रित करना है और भारत सरकार द्वारा विकसित संचार प्रणाली के माध्यम से उपकेंद्र स्तर से ही वास्तविक समय में आंकड़ों का संकलन सुनिश्चित किया जाता है। और इसके तहत राज्य एवं जिला स्तर में जिला निगरानी समितियों का गठन भी सरकार के द्वारा किया जाता है। और इसके लिए वर्तमान में IDSP पोर्टल भी बनाया गया है। IDSP पोर्टल भी सरकार के द्वारा बनाया गया है। उप केंद्र स्तर पर निगरानी इकाइयों की स्थापना की गई। प्राथमिकता के आधार पर 27 जिला चिकित्सालयों की जिला प्रयोगशालाओं का चयन कर उन्हें सुदृढ़ करते हुए जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं के रूप में भी विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त रेफरल नेटवर्क में अंतर्गत 7 चिकित्सा महाविद्यालयों में की प्रयोगशालाएं भी सरकार के द्वारा स्थापना की गई हैं। मिशन मधुहारी कार्यक्रम क्या है? तो राज्य में जो टाइप 1 मधुमेह से पीड़ित रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मिशन मधुहारी कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? 29 नवंबर 2024 को। 29 नवंबर 2024 को। कब? 29 नवंबर 2024 को राज्य में टाइप 1 मधुमेह से पीड़ित रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए मिशन मधुहारी कार्यक्रम का शुभारंभ 29 नवंबर 2024 को जिला चिकित्सालय कहाँ से? नागौर से प्रारंभ किया गया। कहाँ से शुरू किया गया? नागौर से प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिलों के 17 जिला एवं उप जिला चिकित्सालयों से बाल रोग विशेषज्ञों एवं चिकित्सकों को कौशल विकास प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। मिशन मधुनेत्र क्या है? तो मिशन मधुनेत्र के अंतर्गत राज्य में मधुमेह रोगियों में डायबिटिक रेटिनोपैथी की जांच प्रारंभिक चरण में 5 चिकित्सा संस्थानों तथा कौन कौन से जिला चिकित्सालय, जिसमें पाली, ब्यावर, करौली, जालोर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देशनोक बीकानेर में प्रारंभ की गई। कौन? मिशन मधुनेत्र। इसमें जो डायबिटीज रोग, जो मधुमेह जो रोग से पीड़ित जो व्यक्ति हैं, उनकी जो नेत्रों से संबंधित बीमारी हैं, उनके जांच के लिए ये मिशन मधुनेत्र चलाया गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम क्या है? तो इसके अंतर्गत वर्तमान राज्य में 41 जिलों के 61 जिला चिकित्सालयों में हीमोडायलिसिस सेवाएं संचालित की जा रही हैं और इन डायलिसिस केंद्रों पर कुल 145 डायलिसिस मशीनें भी कार्यरत हैं। वर्ष 2024-25 के चिकित्सा विभाग के अंतर्गत नवीन गतिविधियां क्या क्या हुई? तो पृथ्वीराज नगर जयपुर में और बाल मुकुंदपुरा अजमेर रोड में 50 शैय्यों वाले 2 नवीन सैटेलाइट अस्पताल खोले जाने की स्वीकृति भी जारी की है। तो पृथ्वीराज नगर जयपुर शिवदासपुरा टोंक रोड पर स्थित है, जब बाल मुकुंदपुरा अजमेर रोड पर 50 शैय्यों वाले 2 नवीन सैटेलाइट अस्पताल खोले जाने की भी स्वीकृति सरकार के द्वारा की गई 2025-26 में। रामगंज मंडी कोटा स्थित उप जिला अस्पताल को जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किया जाएगा। मुरलीपुरा और प्रताप नगर जयपुर तक कमला नेहरू अस्पताल कांकरोली राजसमंद में स्थित 50 शैय्यों वाले सैटेलाइट अस्पतालों में क्रमोन्नत किए जाने की स्वीकृति यहाँ पर भी दी है। तो सैटेलाइट अस्पताल कहाँ पर? एक तो जयपुर में, एक अजमेर रोड बाल मुकुंदपुरा में और मुरलीपुरा प्रताप नगर जयपुर में तथा कमला नेहरू अस्पताल कांकरोली राजसमंद को 50 शैय्यों सैटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नत किए जाने की स्वीकृति भी की है। ये आंकड़े इतने बड़े नहीं है। नीचे चलते हैं। नीचे राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम। तो एड्स नियंत्रण क्या है? 1 दिसंबर को एड्स दिवस भी सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं, जिसे राजस्थान एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा लागू किया गया है। तो राजस्थान राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम लागू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो HIV संक्रमण के प्रसार को रोकना। HIV ह्यूमन एफिशिएंसी सिंड्रोम, ह्यूमन एफिशिएंसी वायरस के प्रसार को रोकना और कम करना है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत दिसंबर 2025 तक 28.60 लाख व्यक्तियों के खून की जांच भी सरकार के द्वारा करवा ली गई हैं। मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सा जिला चिकित्सालयों, चयनित केंद्रों में कार्यरत सभी 53 यौन संचालित संक्रमण क्लिनिकों पर निःशुल्क परामर्श, परीक्षण और दवाएं प्रदान की जा रही है। किसके तहत? राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत। और राज्य में 255 ब्लड बैंक संचालित है। राज्य में वर्तमान में कितने ब्लड बैंक हैं? 255, जिसमें से 58 तो राज्य सरकार के, 7 केंद्र सरकार के और 190 निजी क्षेत्र के ब्लड बैंक शामिल हैं, जो जरूरतमंद लोगों को सुरक्षित रक्त उपलब्ध करवाते हैं। आयुष के अंतर्गत आयुर्वेदा, योगा, प्राकृतिक, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। आयुष का पूरा नाम है आयुर्वेद, योगा, प्राकृतिक, यूनानी, सिद्धा
और होम्योपैथी को सशक्त बनाना। आयुर्वेद, योगा, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी को व्यापक विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य में राजस्थान राज्य आयुष सोसाइटी और राष्ट्रीय आयुष मिशन कार्यालय की भी स्थापना की गई। तो किस किस की? राजस्थान राज्य आयुष सोसाइटी की और राष्ट्रीय आयुष मिशन को कार्यालय की स्थापना की गई। क्यों? क्योंकि आयुष के अंतर्गत आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा है, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी को सशक्त बनाने के लिए इसकी स्थापना की गई। मिशन के तहत सुधार, नवीनीकरण एवं सहायता से संबंधित निम्नलिखित गतिविधियां भी सरकार के द्वारा की गई हैं। ये देख लेना, आंकड़े इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें 50 आयुष्मान आरोग्य मंदिर को NABH प्रमाणीकरण से सम्मानित किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 2019 आयुष औषधालयों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में परिवर्तित भी किया गया है। इन केंद्रों में नियमित योगाभ्यास, आयुष उपचार, सामान्य प्रयोगशाला सेवाएं, प्रकृति निरीक्षण परीक्षण, औषधि उद्यान तथा गैर संक्रामक रोगों की सर्वे सेवाएं प्रदान भी की जा रही हैं। राजस्थान में वर्ष 2025-26 के लिए आयुष मिशन के तहत महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है, उनका अध्ययन कर लेते हैं। जो 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहाँ पर मनाया गया? खोड़ी, जैसलमेर में। कहाँ पर? खोड़ी, जैसलमेर में। कब? 21 जून 2025 को। इसकी थीम क्या थी? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम के साथ आयोजित किया गया, जिसमें राज्य के 1.69 लाख स्थानों पर 138.22 लाख प्रतिभागियों ने भाग लिया। आमजन की सुविधाओं के लिए सभी चिकित्सालयों एवं औषधालयों को गूगल मैप पर भी सरकार के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। झायल, नागौर में, नवलगढ़, झुंझुनू में आयुर्वेद औषधालयों को ब्लॉक आयुष चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा। कोटा में नवीन राजकीय आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। तो आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? कोटा में। 2025-26 में। वर्ष 2025-26 में आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में 210 आयुष्मान आरोग्य मंदिर का चयन किया गया, जिसमें योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभागों से संबंधित 18 स्वास्थ्य सूचकों को सम्मिलित भी इसमें किया गया। मौसमी बीमारी से जो लोग जूझते हैं उनके लिए एक साप्ताहिक 1 दिवसीय शिविरों का आयोजन कर कुल 4.16 लाख रोगियों का भी उपचार किया गया। आयुर्वेद दिवस के अवसर पर स्वस्थ महिला, सशक्त परिवार तथा पोषण माह के अवसरों पर चिकित्सा शिविरों का भी कर होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति द्वारा कुल 1.23 लाख रोगियों का भी उपचार सरकार के द्वारा करवाया गया। शहर चलो एवं गाँव चलो अभियान। शहर चलो एवं गाँव चलो अभियान के अंतर्गत निःशुल्क चिकित्सा शिविरों का भी सरकार के द्वारा आयोजन करवाया गया। संभाग स्तर पर नारी निकेतन केंद्रों की स्थापना करना। संभाग स्तर पर आरोग्य मेले कहाँ पर? बीकानेर और उदयपुर में कुल 52,694 रोगियों का उपचार किया गया। ये देख लेना, आंकड़े इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पढ़ ही लिया। राज्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को घटाने के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम को लागू भी सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। ये टीके कौन कौन से लगाए गए हैं? टीकाकरण पेंटा 3 का, BCG टीकाकरण, मिजल्स, रूबेला फर्स्ट, TD, OPV थर्ड। मातृ एवं शिशु सुरक्षा योजना पढ़ लेते हैं। इस योजना का उद्देश्य क्या था शुरू करने का? राज्य में शिशु मृत्यु दर के साथ साथ प्रसव के दौरान उच्च मातृ मृत्यु दर को कम करना, जो वर्तमान में कितनी है? 86। शिशु मृत्यु दर 1 प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर 86 माताएं अभी भी प्रसव के इसमें दम तोड़ देती है। तथा गर्भवती महिलाओं व नवजात शिशुओं को निःशुल्क दवा एवं अन्य सुविधाएं सरकार उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। मातृ शिशु एवं सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? तो राज्य में शिशु मृत्यु दर के साथ साथ प्रसव के दौरान उच्च मातृ मृत्यु दर को कम करना तथा गर्भवती महिलाओं व नवजात शिशुओं का निःशुल्क दवा एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत निःशुल्क दवा और उपभोग्य वस्तुएं, प्रयोगशाला जांच, भोजन, रक्त सुविधा, यातायात सुविधा भी उपलब्ध सरकार के द्वारा करवाई जा रही है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना। तो कर्मचारी राज्य बीमा योजना किसके लिए? निजी जो संगठन होते हैं उनके लिए भी सरकार के द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना लाई गई, जिसके तहत 21,000 से अधिक उनका प्रतिमाह का वेतन नहीं होना चाहिए और उस संगठन में कितने न्यूनतम 10 लोग कार्यरत हो, तभी उसको संस्था के रूप में दर्ज किया जाएगा। भारत में कर्मचारियों और उनके परिवारों के व्यापक चिकित्सा और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना चलाई जा रही है। ये योजना कारखानों, होटलों पर, निजी चिकित्सा संस्थानों और शैक्षणिक संस्थानों सहित विभिन्न क्षेत्रों के कर्मचारियों को कवर भी करती है, जहाँ न्यूनतम 10 कर्मचारी कार्यरत है। जहाँ न्यूनतम कितने? 10 कर्मचारी कार्यरत हैं एवं जिनका वेतन 21,000 रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं है, वो इसमें शामिल हो सकते हैं। 67.44 लाख से अधिक बीमित व्यक्ति आश्रित ESIS के तहत लाभान्वित हैं। चिकित्सा लाभ बीमित में कौन कौन शामिल है? तो इसमें पति पत्नी भी शामिल हो सकते हैं। पुत्र कब तक शामिल हो सकता है? 21 वर्ष तक का न हो तब तक इसमें शामिल हो सकता है। अविवाहित पुत्रियां शामिल रहेगी। विकलांग बच्चे और आश्रित माता पिता को भी ये बीमा प्रदान किया जाएगा।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन क्या है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में चलते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामुदायिक और स्वास्थ्य प्रणाली स्तर पर विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत क्या किया जाएगा? तो ग्रामीण और शहरी दोनों के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणाली स्तर पर विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन इसके उप मिशन है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन क्या है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2005 में। कब हुई थी? 2005 में। इसकी शुरुआत के बाद मान्यता प्राप्त जो सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जो आशा, राजस्थान में आशा सहयोगियों के नाम से प्रचलित है, के घटक में एनआरएचएम गतिविधियों के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाई। राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य मिशन है उसके तहत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य हमने उसके महत्वपूर्ण भूमिका भी इसमें निभाई है, इस कार्यक्रम ने निभाई है। आशा कार्यक्रम को सामुदायिक प्रक्रिया के एक प्रमुख घटक के रूप में शुरू किया गया और 20 वर्षों की अवधि में यह कार्यक्रम दुनिया का सबसे बड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता कार्यक्रम बनकर भी उभरा है। कौन सा? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसे स्वास्थ्य में लोगों की भागीदारी को सक्षम करने में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। आशा एक सामुदायिक स्तर की कार्यकर्ता है। आशा कौन होती है? तो एक सामुदायिक स्तर, ग्रामीण क्षेत्रों में हर पंचायत में एक सामुदायिक स्तर की कार्यकर्ता होती हैं, जिसकी भूमिका स्वास्थ्य मुद्दों पर जागरूकता पैदा करना तथा समुदाय और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच एक मध्यस्थ यानी सेतु के रूप में, संपर्क के रूप में कार्य करना है। राजस्थान में आशा को क्या कहा जाता है? आशा सहयोगियों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वह चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के बीच एक संयुक्त कार्यकर्ता है। तो आशा सहयोगिनियां राजस्थान में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के बीच संयुक्त कार्यकर्ता के रूप में कार्य करती हैं। आशा का चयन कौन करता है? तो आशा सहयोगिनियों का चयन ग्राम सभा के माध्यम से किया जाता है और वह एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के समन्वय के रूप में कार्य करती हैं। किसके रूप में? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और एएनएम के रूप में कार्य करती हैं। और आशा सहयोगियों का चयन किसके द्वारा? ग्राम सभा के द्वारा किया जाएगा। राज्य की जो सभी आशा कार्यकर्ताओं को गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजरना पड़ता है और वर्तमान में सितंबर 2025 तक कितनी 54,22 आशा सहयोगिनियां राजस्थान में कार्यरत हैं। आशा सहयोगिनियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में एक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाकर्ता, एक सेवा प्रदाता और एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में काम करना शामिल है। वह एमसीएचएन, मातृ शिशु स्वास्थ्य और पोषण दिवस और घर घर जाकर विभिन्न आरसीएच, प्रजनन बाल स्वास्थ्य गतिविधियों के दौरान प्रमुख आरसीएच सेवाओं और संदेशों के वितरण में स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के बीच एक सेतु के रूप में भी कार्य करती हैं। विभिन्न घर घर पर जाकर वो स्वास्थ्य के रूप में जागरूकता भी उत्पन्न करती हैं। कौन? आशा सहयोगिनियां। इसके अलावा आशा सहयोगिनियों क्या कार्य हैं? तो आशा सहयोगिनियां राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जैसे मलेरिया हो, टीबी हो, पोलियो जैसे रोगों में भी कई स्वास्थ्य प्रावधान के तहत महत्वपूर्ण सेवाएं भी प्रदान करती हैं। समुदाय में विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए आशा सहयोगियों को प्रोत्साहन राशि का भी भुगतान सरकार के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है उसके तहत ही राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया गया। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ही बच्चों के स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कार्यक्रम देश भर में शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों में जन्म दोष और विकास में देरी जैसे 40 पूर्व निर्धारित स्वास्थ्य सेवाओं की शीघ्र पहचान और उपचार सुनिश्चित करना है। तो इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनमें जन्म दोष और विकास में देरी से संबंधित जो 40 पूर्व निर्धारित समस्याएं आती हैं उनकी शीघ्र पहचान और उपचार सुनिश्चित सरकार के द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत किया जाएगा। राज्य में स्कूलों और समुदाय में स्वास्थ्य जाँच सुविधा के लिए मोबाइल स्वास्थ्य टीमों को लगाया भी किया गया है। और कितने बच्चों को मोबाइल स्वास्थ्य टीम ने वर्ष 2025-26 में कुल 34.10 लाख बच्चों की जांच भी की है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या है? राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम तो राजस्थान में किशोरों के स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एक प्रमुख प्राथमिकता क्षेत्र है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का ही उपमिशन राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है, क्योंकि मातृ एवं नवजात जीवन संरक्षण के साथ साथ किशोर स्वास्थ्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका को सुदृढ़ भी करता है, जिसके अंतर्गत उजाला क्लिनिक, आउटरीच गतिविधियां, साप्ताहिक आयरन, फोलिक एसिड अनुपूरण तथा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम जनसांख्यिकी क्षमता को मानव पूंजी में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कौन? राष्ट्रीय जो किशोर हैं राजस्थान के, वो जिससे किशोरों तक उनके निवास, अध्ययन
एवं सामाजिक परिवेश में ही प्रभावी रूप से पहुंचा जा सके। किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिकों का विस्तार राज्य के सभी जिलों में किया गया है, जहां परामर्श ले सके, निवारक सेवाएं उपलब्ध हो, रेफरल की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो एनीमिया, कुपोषण और प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य तथा व्यवहार संबंधी समस्याओं की शीघ्र पहचान एवं प्रबंधन में योगदान भी करते हैं। 104 जननी एक्सप्रेस सेवा। तो 104 जननी एक्सप्रेस सेवा का क्या कार्य है? तो राजस्थान में मातृ स्वास्थ्य देखभाल को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाती हैं। जननी एक्सप्रेस सेवा, यह गर्भवती महिलाएं, जब गर्भवती महिलाओं को दर्द की संभावना होती है, उससे पहले ही 104 एम्बुलेंस को जननी एक्सप्रेस सेवा को कॉल कर दिया जाता है, जिसके माध्यम से परिवहन प्रदान करती हैं, चिकित्सा सुविधाओं तक समय पर परिवहन प्रदान करती है। वर्ष 2025-26 के दौरान इन एम्बुलेंस के माध्यम से कुल 13,984 गर्भवती महिलाओं को घर से अस्पताल तक 1.77 लाख को अस्पताल से घर तक परिवहन सुविधा उपलब्धि करवाई गई है। जननी एक्सप्रेस सेवा के नंबर कितने हैं? 104 और 108 एम्बुलेंस सेवा योजना। एम्बुलेंस सेवा क्या है? तो राज्य के लोगों को निःशुल्क और प्रभावी आपातकालीन सेवाएं, आपातकालीन सेवाएं, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, तो उसको आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए 108 एम्बुलेंस सेवा योजना सरकार के द्वारा प्रदान की गई है। प्रदान करने के उद्देश्य से सितंबर 2008 में शुरू की गई। तो 108 एम्बुलेंस सेवा कब शुरू की गई? सितंबर 2008 में। वर्तमान में कितनी? 1094 एम्बुलेंस संचालित हैं राज्य में। मोबाइल मेडिकल योजना। मोबाइल मेडिकल सेवा योजना क्या है? कब शुरू की गई? 2008-9 में इसकी शुरुआत की गई। मोबाइल मेडिकल सेवा योजना की शुरुआत 2008-9 में की गई, जिसका उद्देश्य क्या है? राजस्थान के उन दूर दराज के क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना है, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप केंद्र या निजी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। मोबाइल मेडिकल सेवा योजना का उद्देश्य क्या था? तो जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, उप केंद्र या निजी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, उनको इसके स्तर में मोबाइल के माध्यम से वहां पर चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना है। इस योजना के तहत रेगिस्तानी, आदिवासी, अविकसित गांवों, क्षेत्रों, ब्लॉकों में हर महीने 20 निःशुल्क मेडिकल कैंपों का भी आयोजन किया जाता है। कहाँ पर? रेगिस्तानी, आदिवासी जो अविकसित इलाके हैं, उन पर 20 निःशुल्क मेडिकल कैंपों का भी आयोजन किया जाता है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जिसे माँ वाउचर योजना के नाम से जाना जाता है, इसमें निजी और जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें सोनोग्राफी फ्री में करवाई जाती है। सरकार के द्वारा वाउचर प्रदान किया जाता है। ये योजना गर्भवती जो महिलाएं होती हैं, उन्हें विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सोनोग्राफी सेवाओं की सुविधा बढ़ाने के लिए राज्य में 2024 में शुरू की गई। कौन सी? मुख्यमंत्री माँ योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना या माँ वाउचर योजना, गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सोनोग्राफी सेवाओं की सुविधा बढ़ाने के लिए कब शुरू की गई? राज्य में 2024 में। इन सेवाओं की लागत राज्य सरकार द्वारा वहन भी की जाती है और राज्य में कुल 1462 तो अधिकृत निजी सोनोग्राफी केंद्र QR कोड वाले वाउचरों के माध्यम से निःशुल्क सोनोग्राफी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। और सरकार की 2025-26 में कितने? 2 लाख सोनोग्राफी वाउचर भी जारी कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, जिसके तहत 5 लाख रुपए का सभी नागरिकों को क्या मिलता है? स्वास्थ्य बीमा। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना का विस्तार करना है, सुदृढ़ीकरण करना है। यह मिशन भविष्य की महामारियों से प्रभावी ढंग से निपटने, प्रत्येक जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा आधुनिक सुविधाओं के माध्यम से संपूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने पर केंद्रित है। इस मिशन के अंतर्गत कुल 406 कार्यों को स्वीकृति भी सरकार के द्वारा प्रदान की गई है। ग्राम स्वास्थ्य, इसके माध्यम से क्या गठन किया गया? तो ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता समितियों का गठन स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को व्यावसायिक बनाने और स्वास्थ्य को जन आंदोलन बनाने की दिशा में पहल कदम है। सरपंच और वार्ड पंच की अध्यक्षता में 43,440 ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों का भी गठन किया गया है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता समितियों का गठन कितनी? तो सरपंच और वार्ड पंच की अध्यक्षता में 43,440। समिति के अन्य सदस्य कौन होते हैं? तो आशा सहयोगिनी इसमें शामिल रहती हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ANM, स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं वो शामिल रहेगी, गैर सरकारी संगठन, महिला स्वास्थ्य संघ के आदि के प्रतिनिधि इसमें शामिल रहेंगे। आशा सहयोगिनी VHSC के संयोजक भी इनमें होती हैं। उनकी बैठक MCHN के दिनों में होती हैं। जब उप केंद्र की ANM पहले से गाँव का दौरा कर रही होती हैं तो वर्ष कर रही होती हैं। यह आंकड़े इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। टेलीमेडिसिन क्या है? तो परामर्श सेवाएं हैं। टेलीमेडिसिन, भारत सरकार ने टेलीमेडिसिन के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए ई संजीवनी टेलीमेडिसिन HWC पोर्टल की शुरुआत भी की है। तो ई संजीवनी HWC पोर्टल की शुरुआत की है भारत टेलीमेडिसिन के लिए। यह पोर्टल पदानुक्रमित परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। क्या? परामर्श सेवा प्रदान करता है, अर्थात निम्न सुविधा से उच्च सुविधा तक। इसे हब एंड स्पोक मॉडल भी कहा जाता है। हब एंड स्पोक मॉडल किसे कहा जाता है? तो टेलीमेडिसिन सेवाओं को। और राज्य में
दिसंबर 2025 तक टेली परामर्श की कुल संख्या कितनी होगी? 20.33 लाख हो गई है। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, तो राज्य सरकार राज्य के लोगों विशेषकर कमजोर वर्गों के स्वास्थ्य स्तर को सुधारने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके लिए संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने और समाप्त करने के साथ साथ उपचारात्मक और निवारक स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान कर रही है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत सुनियोजित ढांचे के विकास और चिकित्सा संस्थानों को मजबूत बनाकर शहरी क्षेत्रों में सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य है। और इसके तहत शहरी स्वास्थ्य में पोषण दिवस कितने? 31,893 दिसंबर 2025-26 तक। यहाँ अब देखते हैं स्वास्थ्य कार्यक्रम में उपलब्धियां 2025-26 में सरकार की क्या रही हैं। तो कुष्ठ रोग उन्मूलन, लक्ष्य रोग उन्मूलन, नेत्र अंधता रोग नियंत्रण, वेक्टर जनित रोग नियंत्रण, आयोडीन की कमी रोग नियंत्रण, इन सभी में सरकार की स्वास्थ्य कार्यक्रम उपलब्धियां रही हैं। और ये आंकड़े मत याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इनको याद रखना। आयोडीन की कमी रोग नियंत्रण, वेक्टर जनित रोग नियंत्रण, नेत्र अंधता नियंत्रण, लक्ष्य रोग उन्मूलन, कुष्ठ रोग उन्मूलन में स्वास्थ्य कार्यक्रम में उपलब्धता हासिल की है। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। आगे क्लास में इसी प्रकार बने रहे, क्योंकि अपने सारी योजनाएं स्वास्थ्य क्षेत्र में जितनी भी योजनाएं चल रही थी उनका अध्ययन कर लिया है। आगे भी इसी प्रकार चैप्टर आते रहेंगे। अगले अध्याय में अपन चैप्टर नंबर 3 का अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। क्लास को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।